हेलो प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको मोशन। ठीक है, मोशन चैप्टर के बारे में बताएंगे। आपका मोशन चैप्टर यानी कि गति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मोशन क्या होता है, ये थोड़ी सी बात करते हैं मोशन के बारे में। अब मोशन की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो मोशन किसको कहेंगे। मोशन अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि मोशन किसको कहा जाता है, जैसे कोई एक बच्चा है, अगर एक बच्चा कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, राउंड कर रहा है साइकिल से, तो क्या हम उसको मोशन बोलेंगे। अगर कोई एक बच्चा है और वो साइकिल से राउंड कर रहा है, तो क्या मैं उसको मोशन बोलूँगा। हाँ बिल्कुल उसको मोशन बोलूँगा। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया ये मेरा एक पेन है, ठीक है, ये मेरा एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं इसको मोशन बोलूँगा, क्या मैं इसको गति बोलूँगा। नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये हमारा जो है जैसा था वैसे ही रखा है, इसमें कोई टाइम जो है कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जब किसी के मतलब टाइम के साथ साथ कोई किसी की स्थिति में परिवर्तन है, किसी ऐसी वस्तु जो कोई हमारी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसके जो है टाइम के साथ साथ इसकी कोई पोजीशन में, ठीक है, टाइम के साथ साथ इसकी कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहे ना। तो टाइम के साथ साथ इसकी कोई स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको हम मोशन नहीं कहेंगे। लेकिन जब किसी भी वस्तु में या किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी आपको डिफिनेशन लिखवा देते हैं। अगर मोशन की बात करें, वैसे तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, लेकिन अगर लिखने चाह रहे हैं तो थोड़ी सी एक डिफिनेशन आती है इसकी, तो लिख लीजिए। मैं आपको डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, तो लिखिए, इन फिजिक्स मोशन is the change in the position of an object ओवर टाइम। ठीक, समझ गए। इसको हिंदी में लिखते हैं, भौतिकी में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति है। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही हमारी क्या है, गति है। ठीक है, इन फिजिक्स मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं जो इसमें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं लल्ला। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर के बारे में। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, जो इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेक्टर बात करते हैं यहाँ पर, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश एवं अदिश राशि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सदिश एवं अदिश राशि। ठीक, सदिश एवं अदिश राशियाँ हमारी प्यारे बच्चों क्या होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशि की अगर हम बात करेंगे, तो सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया आपको, मैंने ले लिया जैसे ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है,
समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों को, ठीक है। ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने बता दिया कि 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम बता दें ये कोई हमारी ये कोई हमारी वस्तु रखी है और इस वस्तु पर हमारा 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हैं ना। फोर्स लग तो रहा है लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स 5 न्यूटन का तो लगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स तो लगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा, किस दिशा में फोर्स लगा हमारा। तो थोड़ी सी बात कर देते हैं। अब हम यहाँ पर वेक्टर की बात करेंगे, ठीक। तो जो फोर्स होगा किसी भी स्केलर क्वांटिटी में, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की जो सदिश राशियाँ हमारी होती हैं, तो सदिश राशि जिसमें कोई भी एक ऐसी वस्तु लगी हो और जिस पर हमारा फोर्स लग रहा हो, और फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स की एक डायरेक्शन भी दी गई हो, परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, उसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, यानी कि सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। समझ गए। मतलब किसी वस्तु के साथ साथ जिस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और मैंने बता दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, तो इसकी एक दिशा भी दी गई है। 5 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी जिसमें ज़रूरत पड़ती है, उससे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, यानी कि सदिश राशि बोलते हैं। समझ गए, समझ गए। लिख लीजिए। आपको जो है अगर इसकी डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। तो लिखिए, हम आपको डिफिनेशन लिखवाते हैं। वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी, वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी, vector is a quantity which have both magnitude and direction समझ गए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया मैंने फोर्स, ठीक। फोर्स के बाद में और क्या ले लें, फोर्स के बाद में और क्या ले लें बताइए, ठीक है। फोर्स के बाद में और क्या ले लें, वेलोसिटी ले लो, ATC, ठीक। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी वाले बच्चे देख लें एक बार, हिंदी में क्या कहेंगे, सदिश एक राशि है, सदिश एक राशि है, सदिश एक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वही चीज़ ले लो, फोर्स यानी कि बल, वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक। बल की दिशा, बल तो लग रहा है लेकिन बल की दिशा क्या है, तो मैंने बता दिया, ऊपर से बल लग रहा है, नीचे से बल लग रहा है, दाएं से लग रहा है, बाएं से लग रहा है, लेफ़्ट राइट, ठीक है, अप डाउन, किधर से बल लग रहा है उसकी दिशा होनी चाहिए। वेग हो रहा है, किस साइड में गति कर रही है, किस साइड में उसकी वेलोसिटी चल रही है, इस साइड में वेग हो रहा है, इस साइड में वेग हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो सदिश एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि जो है सदिश राशि बोलते हैं। समझ गए ना प्यारे बच्चों, ठीक, बहुत अच्छी बात, समझते रहिए। अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक। तो आइए स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि की बात करेंगे,
अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अदिश राशि की, ठीक है। अदिश राशि में जैसे मैंने बोला एक ये मैंने ले लिया, एक दूध ले लिया, ठीक है, दूध ले लिया, ठीक है। अब ये दूध ले लिया, अब इस दूध को मैंने बोल दिया कि इट इज़ 800 ग्राम, ठीक। ये मैंने एक दूध का पाउच ले लिया था भाई, दूध का पाउच ले लिया और इसको हमने बोल दिया कि जो पाउच है ये 800 ग्राम का। तो क्या इसमें इस दूध को 800 ग्राम बताने के लिए किसी भी दिशा की ज़रूरत पड़ रही, किसी भी दिशा की ज़रूरत पड़ रही कि भाई ये दूध जो है वो दाईं साइड से 800 ग्राम है, बाईं साइड से 500 ग्राम है, ऊपर से 300 ग्राम है, नीचे से 100 ग्राम है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ बोली जा रही है? नहीं ना बोली जा रही है, सीधे सीधे ये दूध है कितने का है, 800 ग्राम का है। समझ गए? और एक एग्जांपल दे, जैसे मैंने बोल दिया ये लड़का है एक, ठीक, ये लड़का है, इसका मैंने वेट बोल दिया 10 kg। तो इस लड़के का वेट बताने के लिए किसी भी जो है किसी जो है दिशा की ज़रूरत पड़ रही नहीं, किसी भी डायरेक्शन की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही ना मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें, ठीक। तो जिस राशि में यानी कि अदिश राशि में हमारी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, ओनली परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो परिमाण की, जिसमें खाली सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ना। आइए थोड़ी सी डिफिनेशन दे देते हैं, डिफिनेशन से और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो स्केलर इज़ अ क्वांटिटी, स्केलर इज़ अ क्वांटिटी, स्केलर इज़ अ क्वांटिटी with which direction is not associated ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बता दें, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, मास ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, मास ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है। आप और भी चीज़ ले सकते हैं, समझ गए, ठीक है ना। हाँ, तो स्केलर इज अ क्वांटिटी विथ विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, समझ गए ना। जिसमें जो है डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली किसकी ज़रूरत पड़ती है, परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मास, भार बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं। टेम्परेचर बताने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि इस लड़के का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो किसी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी कि ये दाहिनी साइड से यानी कि लेफ़्ट साइड से इसका जो टेम्परेचर 10 डिग्री है और राइट साइड से है ही नहीं, समझ गए ना। तो ऐसा तो नहीं है। टाइम बताने के लिए जैसे हमने बोला कितना टाइम हुआ है, तो जो है कहेंगे 12 बजा है, यानी कि 12 बजा है, तो 12 बजने के लिए किसी डायरेक्शन की बात करेंगे कि भाई दाईं साइड से इनकी घड़ी में 12 बज गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो भैया ठीक है, तो भैया बात करते हैं अब अदिश राशि बात करेंगे। तो हिंदी में लिखेंगे इसको अदिश वह राशि है, अदिश वह राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये नोट्स आप लोग बनाते रहिए। आपको कोई किसी स्कूल के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कि कोई स्कूल का नोट्स नहीं काम करेगा आपको, ये हमारे नोट्स के आगे, ठीक है ना। हाँ, ट्रस्ट करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, बस जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतना लिखते जाइए। इसीलिए मैं हर एक चीज़ का जो नोट्स होता है, जो नोट्स होने के काबिल है, वो मैं तुरंत लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद में आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा पहली बात तो स्कूल में इतना सब कुछ लिखवाते नहीं हैं, ठीक है। किसी स्कूल में चले जाइए, आप इतना नहीं लिखवाते, किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ, तो जितना मैं लिखवा दे रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण है, और जीवन भर इसको अपने साथ में रखिएगा। तो अदिश वह राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती।
दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया था वही लगा दीजिए, जैसे मास द्रव्यमान, टेम्परेचर तापमान, टाइम समय। ठीक, समझ गए ना प्यारे बच्चों? ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी चैप्टर का जो मेन पॉइंट आता है, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, और इस चैप्टर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी कि दूरी एवं विस्थापन से। यहाँ से आपका ये चैप्टर क्लियर हो रहा है। तो दूरी एवं विस्थापन से चैप्टर को हम शुरू करेंगे। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको हम क्लियरिटी कर दें। जैसे मेरा ये एक लड़का था, ये ए पॉइंट से था। अब ये लड़का जो है यहाँ से चला गया और यहाँ से चल के और यहाँ से आकर के इस पॉइंट तक आ गया, मेरा बी पॉइंट तक आ गया। अब ये तो मेरी जो चल रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि दूरी बोलेंगे। यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और उतनी दूर से चल के, यहाँ से चल के और ये यहाँ बी पॉइंट तक आ गया। तो ये जो इस लड़के ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक तय किया है, ये हमारा क्या है? दिस इज़ अ डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ की बात करें हम, ये तो उतनी दूर नहीं जाएंगे, हम सीधे आ जाएंगे, यहाँ से सीधे रास्ता आ जाएंगे। ये क्या है? दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है मेरा? ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये विस्थापन है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? भाई यहाँ से चल के आया और यहाँ तक इतनी दूरी तय करने के बाद में एक लड़का यहाँ बी पॉइंट तक पहुँचा, तो ये जो हमारी तय की जाएगी ये हमारी दूरी होगी। लेकिन अगर सीधे हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, एक दो और क्वेश्चन करवा दें, एक दो और क्वेश्चन करवा देना। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये एक लड़का, ठीक, और इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय की। अब हम आपसे बता रहे हैं, और इसकी लेंथ जो हुई वो हमारी 50 मीटर थी। ठीक, इसकी जो लेंथ थी यानी कि लंबाई जो थी वो हमारी कितनी थी? 50 मीटर थी। अब हम आपसे पूछेंगे कि दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। दूरी और विस्थापन हमको जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका। एक लड़का था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने तय की और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 50 मीटर थी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दूरी और विस्थापन बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक, अब अगर हम प्यारे बच्चों इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम दूरी की बात करेंगे, यहाँ से दूरी कितनी तय कर रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी तय कर रहा है? भाई दूरी तो 50 मीटर ही तय कर रहा है ना। और लड़के की अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, विस्थापन पूछेंगे, तो कहीं घूम घाम के थोड़ी ना आ रहा है ना, सीधे जा रहा है, तो 50 मीटर हो जाएगा। समझ गए? दूरी भी 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, आया कि नहीं आया? अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इस पर मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ले लूँ, एक पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा एक लड़का है, ठीक है, इस लड़के ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय की और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय की। इसकी ये दूरी जो थी वो हमारी 50 मीटर थी और ये जो बी पॉइंट तक आया ये दूरी हमारी 25 मीटर थी। अब हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं दूरी क्या और विस्थापन क्या है, बताइए। दूरी और डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब प्यारे बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे ना, डिस्टेंस की बात करेंगे ना, दूरी की बात करेंगे, देखो यहाँ से चला है और यहाँ से सीधे गया और ये फिर यहाँ से फिर वापस हुआ और फिर यहाँ तक आ गया, टोटल दूरी हो गई ना, कुल तय की गई लंबाई है कि नहीं है। डिस्टेंस की अगर हम पूछेंगे तो दूरी बराबर हमारा होता क्या है, तो दूरी बराबर हमारा वही तो होता है कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई पथ की लंबाई होता है कि नहीं होता है। कभी फार्मूला देखो, दूरी बराबर हमारा क्या होता है, कुल तय पथ की लंबाई,
कुल तय पथ की लंबाई, यही तो होता है ना दूरी। अब कितना तय किया उसने, 50 मीटर, तो ये गया 25 मीटर ये गया, 50 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 75 मीटर। तो 75 मीटर तो इसने क्या कर दिया, दूरी तय कर ली। अगर हम विस्थापन पूछेंगे तो भाई विस्थापन हमारा यहाँ से यहाँ तक तो 50 था, और यहाँ से यहाँ तक 50, मतलब यहाँ से यहीं तक आया है ना अभी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन हमारा 25 मीटर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर, हाँ समझ में आए, हाँ ठीक। अब दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, ये एक लड़का था, इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, समझ आ रहा है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तय कर ली, ये भी 50 मीटर था, ये भी 50 मीटर था, समझ गए। अब फिर हम आपसे पूछ रहे हैं दूरी क्या और विस्थापन क्या है, बताओ भाई, दूरी और विस्थापन बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर दूरी हमारी कितनी आ जाएगी और विस्थापन कितना आ जाएगा, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। इस चीज़ का हमको दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और जो है डिस्प्लेसमेंट हमको बता के रखना। एक क्वेश्चन और दिया देना, चल थोड़ी सी मेहनत कर लो। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये मेरा एक लड़का है, हंसना नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा आर्ट आप लोग जानते हैं। तो ये यहाँ से दूरी तय किया, यहाँ से दूरी तय किया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और इतना यहाँ पर हो गया, ठीक है जी। इसकी एक रेडियस दी गई थी, यानी त्रिज्या दी गई थी, वो त्रिज्या क्या है, आर, ठीक। तो रेडियस के टर्म में हमको इसकी क्या बताओ, दूरी और विस्थापन बताओ। रेडियस के टर्म में हमको दूरी और विस्थापन बताइए आप लोग, रेडियस के टर्म में, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन मैं समझा दूं क्या, आप लोग इसको करके आइएगा। अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे हम फिर बताएंगे आपको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, दूरी और विस्थापन दोनों में बताना है। इसमें रेडियस के टर्म में बताइए और इसमें दूरी और विस्थापन सेम बताइए, जैसे मैंने पिछली बार समझाया, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन रहा, ठीक है। तो आई होप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इट गाइस। तो अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से काम करिए। इसके आगे मैं कल आपका स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसके आगे मैं कल आपका स्टार्ट करूँगा, आज मैं यहीं पर रोकता हूँ आपकी क्लास को, ठीक है। तो आई होप्स यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, जय हिंद।